हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर एक नई कविता के साथ ऋतुराज की, और ये हमारी इस वर्ष की अंतिम कविता है कन्यादान। ऋतुराज इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं बच्चों, कवि हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस कविता को, जो एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति के लेकर वे जयपुर में ही रहते हैं, और उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीलामुख अरविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। बच्चों, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता उन पर ऋतुराज जी का ध्यान गया है। वे समाज की छोटी छोटी बातें जिनको लोग किनारे कर देते हैं, उन बातों पर इन्होंने लिखा है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, सच्चाई है, जो आज के हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे अनुभव हैं उनके, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यानी उनकी नज़र दैनिक जीवन में होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर नजर रहती है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। हमने पढ़नी है कन्यादान। कन्यादान मतलब कवि को तो इस कन्यादान शब्द पर ही आपत्ति है, क्योंकि दान शब्द कन्या के साथ जोड़ना उन्हें पसंद नहीं है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श, क्योंकि बच्चों जब एक लड़की पैदा होती है, होश संभालती है, तब माँ उसे समझाने लगती है, ऐसे ना कर, ये ना कर, तुझे अगले घर जाना है, वहाँ जाना है। मतलब हर समय हर बात उसे सिखाने के लिए ये कहा जाता है माँ द्वारा कि पराए घर जाना है, वहाँ तुझे ऐसे ये करेगी तो अच्छा नहीं करेगी तो तेरी माँ को लाना दिया जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन इन आदर्शों से, यानी जो गुण माँ उसे देती है, संस्कार उसे देती है, उसके अलावा कवि कहता है कि इससे हटकर सीख मतलब शिक्षा देने के लिए कवि ने इस कविता के माध्यम से कहा है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान घड़ लिए गए हैं, यानी जो मान्यताएं बना ली गई हैं समाज में महिलाओं के लिए, वे आदर्श के मूल में बंधन होते हैं। यानी वे आदर्श के नाम पर उनके लिए बंधन है। कोमलता के गौरव में कमजोरी कि स्त्रियां हमेशा कोमल होती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कमज़ोर दिखाया जाता है और इसका उपहास छिपा रहता है, उन्हें कमज़ोर कह दिया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है, इसी का विरोध है कि लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई देना, पर लड़की मत बनना। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, और माँ बेटी के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है बेटी, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं है कि बेटी की विदाई के समय माँ केवल रोए कि उसकी अंतिम पूंजी उससे बिछुड़ रही है, नहीं, वो उसे सावधान और सचेत करने के लिए। इसके अलावा माँ के पास जो अनुभव हैं, क्योंकि माँ भी कभी एक नई दुल्हन के रूप में ससुराल में आई थी अनजान लोगों के बीच, और उसने जो पीड़ाएं झेली, उसके साथ जो हुआ, उस अनुभव को वो अपनी बेटी को बताए, ताकि उन दुखों का सामना बेटी को ना करना पड़े। तो उसकी पीड़ा जो है वो प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, सच्चा दुख है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है, यानी स्त्री के प्रति संवेदनशील भाव यहाँ कवि ने दिखाया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कन्यादान कविता। कन्यादान
कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि कहता है कि कितना सच्चा था उस माँ का दुख। कब? लड़की को दान में देते वक्त, जब वह अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी। विवाह के समय एक रीत होती है, जब अपनी बेटी का हाथ माता पिता मिलकर किसी पराये व्यक्ति के हाथ में देते हैं, जो उन्होंने उसके लिए ढूंढा होता है, यानी दुल्हा, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ उस समय इतनी दुखी थी, जैसे किसी के पास कोई आखिरी संपत्ति है और उसी को वो दान में दे रही है। तो माँ की बेटी के लिए माँ को अंतिम पूंजी, माँ के लिए बेटी अंतिम पूंजी क्यों है? क्योंकि बच्चों, जब बेटी पैदा होती है तब से लेकर और विवाह तक के समय बेटी और माँ दोनों एक साथ रहती हैं। आप सब जानते हैं, समाज में बेटे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी ही दुनिया होती है। वो माँओं के पास तो क्या, पिता के पास भी नहीं बैठना पसंद करते, उनकी अपनी ही दुनिया है। लेकिन बेटी घर में हर समय माँ के साथ रहती है। माँ अपना जो दुख सुख है वो अपनी बेटी के साथ ही साझा करती है। माँ को वही अंतिम पूंजी लग रही है कि अब ये चली जाएगी तो उसका घर में दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उसे अंतिम पूंजी कह दिया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ का दुख प्रामाणिक क्यों है? अब देखो, यहाँ जैसी के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है और दान में देते वक्त द के आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हैं। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ बाल विवाह की परंपरा थी, इसलिए छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। सयानी का मतलब है समझदार। तो माँ को एक दुख तो ये है, माँ को एक भय तो ये है कि उसकी लड़की अभी बहुत समझदार नहीं है, सयानी नहीं है, अभी इतनी भोली सरल थी, यानी वह छोटी है और ना समझ है, सहज है, उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है कि उसे सुख का आभास तो होता था। यानी विवाह के नाम पर उसे वो खुशी तो मिलती है कि विवाह में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, उसे नए नए कपड़े मिलेंगे, आदि आदि, वो आभास तो है, एहसास तो है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इस खुशी के पीछे उसे क्या क्या दुख झेलने पड़ेंगे, उनको पढ़ना उसे नहीं आता था। क्योंकि बच्चों, जब वह किसी अनजान घर में जाएगी ससुराल में, तो उसे ससुराल जनों के अनेक ताने सहन करने पड़ेंगे, तो वही दुख बांचना समझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी वह पढ़ती तो थी माँ के दुखों को, क्योंकि कई बार उसने माँ की आंखों को नम देखा, पर उस दुख के पीछे क्या कारण था वो समझ नहीं पाती थी। कहते कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, कहने का मतलब है कि उसे घर गृहस्थी की अभी तक उतनी समझ नहीं थी, अस्पष्ट था उसके मतलब सामने की माँ को कभी उस गृहस्थी में दुखी होते देखा उसने, पर वो उस दुखों को समझ नहीं पाई। उसको केवल ये आभास था कि विवाह होगा तो उसे खुशियाँ प्राप्त होंगी, नए कपड़े मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ प्रसाद गुण है, सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली है और आम बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग किया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग है, ऐतुकांत छंद है और प्रसाद गुण है, वर्णात्मक शैली है, क्योंकि यहाँ वर्णन किया गया है कवि ने इस पंक्तियों में, और व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर क्या कहती है माँ ने कहा पानी में झांक कर, क्योंकि कवि चाहता है कि माँ अपनी बेटी को विवाह के वक्त गुणों के साथ साथ उसे सचेत भी करे, उसे समझाए कि ससुराल में जाके उसे क्या क्या सहना पड़ेगा, इसलिए उससे पहले ही वो सावधान हो जाए। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, कभी भी पानी में देख कर, क्योंकि बच्चों प्राचीन काल में आईना वगैरह हर किसी के पास नहीं होता था, तो महिलाएं जब अपना साज श्रृंगार करती थी तो वो पानी में देख कर करती थी, क्योंकि पानी हमें अपना चेहरा दिखाता है। कवि कहता है कि माँ कहती है कि पानी में देखकर अपनी परछाई को कभी भी
उस पर रीझना मत, आकृष्ट मत होना। किस पर? अपनी सुंदरता पर। वो जो परछाई दिखाता है वो ये भी दिखाता है कि इसमें डूबकर मरा भी जाता है, यानी मर भी सकते हो। कहने का मतलब किसी की झूठी प्रशंसा पर मत रीझना। कोई तुम्हारी सुंदरता की झूठी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा के जाल में मत फंसना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। माँ सचेत करती है क्योंकि माँ जानती है समाज की इस बुराई को कि दहेज ना देने के कारण अनेक बार नवविवाहिताओं को मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। कई बार खुद जला दी जाती हैं, ससुराल वालों के द्वारा जला दी जाती, कभी खुद जलकर मरने को विवश कर दिया जाता है आत्महत्या के लिए। इसलिए माँ अपनी बेटी को सचेत करती है कि कभी भी झूठी प्रशंसा में मत पड़ना, कभी भी डूब कर मत मरना। यानी कि कोई किसी जब तुम्हें कोई दुखी करे तो दुखी होकर पानी में डूबकर मरने की कभी कोशिश मत करना, और ना ही कभी जल कर मरने। सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है, यानी आग का काम है, उद्देश्य रोटियां बनाना है, जलकर मरना नहीं। माँ अपनी बेटी को सावधान करती है कि कभी भी आग में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। अब यहाँ की तरह आया है तो उपमा अलंकार है बच्चों। माँ कहती है कि ये जो ससुराल द्वारा दिए गए वस्त्र और आभूषण है ये केवल शब्दों का धोखा है, यानी उन बंधनों में जकड़ने की ये जंजीरें हैं कि स्त्रियाँ, ये मान्यता है हमारे समाज में कि स्त्रियों को और कुछ नहीं चाहिए, उनको सुंदर कपड़े और गहने चाहिए। उन्हें गहने और कपड़ों से बहुत मोह होता है, इसलिए ससुराल में जो उन्हें विवाह के वक्त सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं वो बेड़ियां हैं उनकी, उसमें बांधे रखने की। बंधन है स्त्री जीवन के, ये बंधन है, बांध कर रखने के तरीके हैं। किसको? महिलाओं को, स्त्रियों को, कि वो और कुछ ना बोले, उनके साथ कैसा भी अत्याचार हो रहा हो उसको चुपचाप सहन कर लें, क्योंकि उन्हें केवल वस्त्र और आभूषण चाहिए। माँ ने कहा लड़की होना। माँ सावधान करते हुए बेटी को कहती है कि लड़की होना, क्योंकि एक लड़की का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि वह ससुराल जाकर ससुराल जनों की, यानी अपनी जो सास ससुर हैं, घर के लोग हैं, जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है, एक बहू का कर्तव्य होता है, घर के काम आदि या बड़ों का आदर सम्मान वो जरूर करे, यानी उसमें शालीनता जरूर होनी चाहिए, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ लड़की जैसी दिखाई मत देना में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है कवि ने। माँ कहती है कि लड़की तो होना, लेकिन लड़कियों की तरह नाजुक मत दिखाई देना, कि तुम चुप मत रहना, किसी भी अत्याचार को चुपचाप सहन मत करना। यदि कोई तुम्हारा अत्याचार तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका विरोध अवश्य करना, चुपचाप उसे सहन मत करना। क्योंकि कुछ समाज में ऐसे घड़ दी गई बातें हैं कि लड़कियां यानी महिलाओं को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें कि वो कोमल होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, उनके साथ जैसा भी करो वो सह लेती हैं, सहना ही उनका फ़र्ज़ बनता है, सह लेनी चाहिए इन बातों को। तो इस तरह की बातें माँ कहती हैं नहीं, अब समय बदल गया है, मौन रहकर अत्याचार को मत सहन करना, विरोध करना अपने साथ हो रहे अत्याचार को। तो यही कवि ने कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि इस कविता के माध्यम से यही चाहता है, एक माँ के द्वारा कहलवाना। आज के इस युग में जहाँ बहू बेटियों को जलाकर मार दिया जाता है या मरने पर विवश कर दिया जाता है, दहेज के लालची लोग अपनी पुत्र वधुओं को, नवविवाहितों को विवश कर देते हैं मरने के लिए या खुद ही मार देते हैं। तो ये माँ के मन में जिसकी बेटी का विवाह हो रहा है, जो अभी समझदार नहीं है, इसलिए कवि चाहता है कि माँ के पास जो अनुभव हैं, क्यों अनुभव हैं, माँ भी कभी उस बेटी की तरह ही ससुराल में आई थी,
उसने उस परंपरागत जीवन को जिया है, जो उसने उन बातों को सहा है जो एक नवविवाहिता के साथ ससुराल में होती हैं। ताने दिए जाते हैं, उससे कुछ भी गलत हो जाए तो उसके माता पिता को सुनाया जाता है, उसे भी। तो इस तरह की बातें माँ चाहती हैं कि वह बेटी इन बातों से सजग रहे कि उसका कोई ससुराल में शोषण ना करे। शोषण के प्रति जागृत करना चाहती है माँ। कभी वह भूल कर भी दुखी होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश ना करे, पानी में डूबकर या आग में जलकर कभी न मरने की कोशिश करे। ससुराल में उसके खिलाफ हो रहे अत्याचार का वो विरोध करे, कमज़ोर ना दिखे, कोई उसे कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार न करे। तो माँ के माध्यम से कवि ने पहले माँ की पीड़ा को व्यक्त किया है कि एक माँ जो अपनी बेटी को विदा कर रही है वह दुखी है, और उसका दुख जो है प्रामाणिक है, सच्चा है, क्योंकि उसके बाद घर में कोई उसका अपना नहीं रहेगा। वह बेटी के साथ अपने दुख सुख को साझा करती है। ये प्राय महिलाओं की वो है कि या तो वो अपनी बेटी या बहन के साथ अपना दुख बांटती हैं। तो माँ को लग रहा है कि अब वह अपना दुख किसे सुनाएगी, अपनी बात किसको कहेगी, क्योंकि उसकी बेटी जो उसकी अंतिम पूंजी की तरह है वो तो उसे छोड़कर चली जाएगी, विदा हो जाएगी उससे। तो अब वह अपना दुख किसके सामने रखेगी, अपनी बात किसके साथ साझा करेगी। दूसरा, कवि ने ये कहा है कि माँ को ये भी डर है कि उसकी बेटी अभी इतनी समझदार नहीं है, सयानी नहीं है, भोली भाली है, वह ससुराल में होने वाले अत्याचार को सहन कर पाएगी या नहीं, क्योंकि वो अभी जीवन की जो महिलाओं की जो भूमिका है उसको समझ नहीं पाई है। वो ये तो समझती है कि विवाह के समय बहुत खुशी का माहौल होता है, उसे अब उस खुशी का तो एहसास है जो विवाह के वक्त मिलने वाली कुछ समय की होती है, थोड़े समय की, लेकिन उसके पीछे जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसके बाद जो दर्द पीड़ा उसका सामना करना पड़ता है, उसको वो नहीं पढ़ पाती। अभी पाठिका है धुंधले प्रकाश की, यानी अस्पष्ट है उसका वो उसके बाद का जो ज्ञान है। इसलिए माँ कहती है कि तुम कभी भी ससुराल में अत्याचारों को चुपचाप सहन मत करना। एक बहू होने का फर्ज अदा करना, आदर सम्मान करना, वहाँ के जो काम हैं वो सब करना, लेकिन व्यर्थ का जो अत्याचार तुम्हारे ऊपर हो, शोषण हो, उसको मत सहन करना। कि झूठा ये जो बंधन है हमारे ऊपर, महिलाओं पर, वस्त्र और आभूषणों के, कि वो मिलने चाहिए, उसके बाद उनका कितना भी शोषण कर लो, तो उस शोषण को मत करना। यानी तुम उस स्त्री जात के बंधनों में मत बंधना, लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी वो काम कोमलता आदि, शालीनता आदि के जो प्रतिमान घड़ दिए गए हैं, किनके लिए, महिलाओं के लिए, कि ये गुण उनके गहने हैं, ये वो किसी का विरोध नहीं कर सकती, ये महिलाओं को दूसरों के सामने जुबान चलाना अच्छी बात नहीं है, ये नहीं है बड़ों के सामने, तो उनमें मत बनना। अगर तुम्हारा कोई शोषण कर रहा है तो उसका डट कर विरोध करना। तो ये कविता, इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने समाज की सच्चाई को व्यक्त किया है कि आज भी समाज में महिलाओं के साथ उसी तरह का व्यवहार होता है, ससुराल में शोषण होता है उनका, उनको ताने दिए जाते हैं, दहेज ना लाने पर भी उन्हें अनेक तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप इस कविता को अच्छे से समझेंगे और इसके छोटे प्रश्न लिखेंगे। धन्यवाद।